हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं एकलव्य विकास आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अकेडमी 69 पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जो कि टॉप 100 फ्लैट्स की थी। थोड़ा उसमें टाइम हो गया है, उसकी लास्ट वीडियो रह गई है, वो भी हम कुछ दिनों में प्रोवाइड करा देंगे। और आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि बायोलॉजी की है, साइंस में बायोलॉजी की। ठीक है, तो इसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे कि मैंने 100 फ्लैट्स में कराए थे, ऐसे यहाँ पे भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे आपको सारे। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो वो हमको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। उसका भी जो टेलीग्राम का नाम है वो है अकेडमी 69, उसमें स्पेस नहीं देना है। ओके, और या तो फिर मैं इसकी जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ से ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखिए, ये जो साइंस का पोर्शन में जो आपको कराने वाला हूँ, बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं ये सारे प्रीवियस हैं और विद कॉन्सेप्ट हैं सारे। ठीक है, इनको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे आराम से, खूब समझ में, कोई परेशानी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे और जितनी हो सके उतनी ही मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मेंढक के दांत होते हैं। मेंढक के दांत किसके होते हैं? अब ये आपके ऊपर है, आप लगाइए अपना अपना क्वेश्चन, अपना अपना आंसर। एक काम कीजिए, एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, उसमें नंबरिंग कर लीजिए। इसमें कोई अप्रॉक्सीमेट 20 क्वेश्चन होंगे, हर वीडियो में 20 क्वेश्चन चलेंगे। तो आप अपने नंबरिंग कर लें पहले 20 तक, और उसके आगे अपना अपना टिक लगाते जाएं कि आपका कौन सा है, और फिर उसमें देखते जाएं कितना आपका स्कोर बन रहा है। जितना भी आपका स्कोर बने आप कमेंट में बताना। ऐसी कोई नहीं है कि आपका कम बनता है या ज़्यादा बनता है। आज आप देखिए आपका शुरुआत में कितना है, आप थोड़ा उसको रिवाइज कीजिए अपनी नोट्स वगैरह से, बुक्स से, और बाद में आप अपना इंक्रीज होता हुआ देखोगे। आप देखते चलो, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते चलो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लाइए अपना अपना, क्या है आपका। तो इसका जो है, इसका आंसर है मेंढक के दांत होते हैं होमोडोंट के। ठीक है, कौन से होते हैं? होमोडोंट। ये मेंढक और छिपकली दोनों में एक ही जैसे होते हैं, होमोडोंट। इसके बारे में थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं इसको। तो देखिए, मेंढक के दांत होमोडोंट के होते हैं और छिपकली और मेंढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे होमोडोंट कहते हैं। सेकंड आता है हमारा थैकोडोंट। ठीक है, थीकोडोंट। ऐसे दांत जो मसूड़े में धसे रहते हैं उन्हें थीकोडोंट बोलते हैं। थीकोडोंट का मतलब जो दांत मसूड़ों के अंदर होंगे, जैसे कि हमारे मनुष्य के दांत, इंसान हम भी हैं, तो हमारे दांत किसमें होते हैं? मसूड़ों के अंदर धसे हुए होते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे? थीकोडोंट। अगला आता है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, यानी कि कुछ दांत अलग तरह टाइप्स के होंगे तो कुछ दांत अलग टाइप्स के होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। जैसे हमारे भी दांत कुछ 4 प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा, जानते होंगे इनके बारे में। तो हमारे दांत भी 4 प्रकार के होते हैं। अब वो भी अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग उनके शेप होता है, उसके हिसाब से 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं और अलग अलग उनका काम होता है। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं वो? पहला तो होता है हमारा इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, जो मनुष्य का डेंटल फार्मूला होता है, डेंटल फार्मूला पूछने आता है, जो रेलवे वगैरह में अपना पूछने के लिए आ जाता है, किसमें तो डेंटल फार्मूला आता है 2123 आउट ऑफ 2123। ठीक है, ये होता है हमारा मनुष्य का डेंटल फार्मूला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दांत का शिखर बना होता है। दांत दांत का शिखर बना होता है, किसका बना होता है? पहला है उपास्थि, एनेमल, डेंटिन, काइटिन। अब इसका आपका अपना अपना लगाइए, आपका क्या है। ठीक है, इसमें पूछा दांत का शिखर। ठीक है, तो देखिए इसका जो दांत का शिखर होता है वो होता है डेंटिन का बना हुआ। ठीक है, किसका होता है? डेंटिन का बना हुआ होता है हमारा दांत का शिखर। तो इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। दांत का शिखर जो बना होता है वो डेंटिन का बना होता है, और दांतों के बाहर की जो परत होती है वो इनेमल कहलाती है। ठीक है, और इनेमल जो होते हैं हमारे शरीर की सबसे कड़ा और मजबूत भाग होता है। ठीक है, सबसे कड़ा और मजबूत भाग होता है हमारा शरीर का। ठीक है, जो इनेमल होता है, और इनेमल को, हाँ, नष्ट ऐसी बात नहीं, इसको नष्ट नहीं किया था, तो वैसे तो इसको नष्ट नहीं किया सकता कुछ भी खाने से। हाँ, अगर इसको आप कुछ भी खट्टा खाते हो तो कोई वो खट्टे की वजह से ये कमज़ोर हो सकता है अपना इनेमल। ठीक है, एक खट्टी चीज़ ऐसी है जो हमारे इनेमल को कमज़ोर करती है। अब आती है दांत के अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं। क्या बोले? दांत के अंदर वाले भाग को डेंटाइन बोलते हैं। ठीक है, अब आता है अगला,
इसमें उपास्थि क्या होती है? उपास्थि मुलायम एवं लचीली हड्डी के नुमा होती है, यानी लचीली और मुलायम, ठीक है, जो कि नाक और कान में पाई जाती है। नाक और कान की देखी होगी आपने, हड्डी जैसे आपको लगता है वो बड़ी लचीली होती है, तो वो किसकी बनी होती है? उपास्थि की। अब आती है काइटिन। अब काइटिन क्या होता है? ये कीटों के बाहर का आवरण होता है। जो कीट पतंग होते हैं उनके जो बाहर का जो आवरण बना होता है वो काइटिन का बना होता है, लेकिन ये बहुत मजबूत होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हल्का हो, मजबूत होता है ये भी, इतना भी मजबूत नहीं होता ज़्यादा, हाँ, पर नॉर्मली हिसाब से ये मजबूत होता है, ठीक है। अगला आता है हमारा पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या है? एक चीज़, तो आप अपना अपना लगाइए। हार्मोन होता है, एंजाइम होता है, विटामिन होता है, या पोषक तत्व होता है? क्या होता है? तो देख, इसका जो पेप्सिन होता है अपना, वो क्या होता है? एंजाइम होता है, ठीक है। अब एंजाइम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो पेप्सिन एक एंजाइम होता है, और प्रोपेप्सिन स्टमक के पेप्टाइक सेल से स्रावित होता है, जो पेप्सिन में बदलता है, ठीक है। तो ये हमारे स्टमक में जो है प्रोपेप्साइन के पेप्टिक सेल से, ठीक है, स्टमक के अंदर जो होता है प्रोपेप्साइन पेप्टिक सेल से वो होता है, स्रावित होता है, जो कि पेप्सिन में बाद में बदल जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये प्रोटीन को पेप्टॉन से परिवर्तित करता है, ठीक है। जो मतलब हम जो प्रोटीन लेते हैं उनको ये प्रोटीन को पेप्टॉन्स में चेंज कर देगा, ठीक है। पेप्टॉन्स में चेंज करने के बाद अपना जो आगे की प्रोसेस वो चलती रहती है, सिर्फ इसका काम होता है जो पेप्सिन का, वो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में चेंज करने का होता है, ठीक है। अगला आता है सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एक बात समझ ले ढंग से कि सभी एंजाइम प्रोटीन्स हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं हो सकते, ठीक है। सभी जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं हो सकते, ठीक है। अब आता है हार्मोन। हार्मोन ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों को स्रावित होता है एवं बॉडी एवं अंगों में विकास में सहायक होता है, ठीक है। अगला आता है विटामिन। विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से रक्षा करता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं, हार्मोन और तुम्हारे एंजाइम और विटामिन्स। देखिए ये जो अपनी एंजाइम्स होते हैं ये कुछ सेकंड्स में ही सक्रिय हो जाती है। इसका मतलब आपको हंसी आ गई, गुस्सा आ गया, तो ये सब किसके कारण होता है? एंजाइम्स के कारण होता है। ये मतलब थोड़े से कम टाइम में ये अपना रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा आपको थोड़ी देर में गुस्सा भी आ जाता है और थोड़ी देर में हंसी भी आ जाती है, किसी और प्यार भी आ जाता है, तो वो थोड़े टाइम का होता है, ठीक है, और थोड़े टाइम में ही ये स्टार्ट हो जाता है। अब आती है बात हार्मोन की। अब हार्मोन की बात की जाए तो हार्मोन में क्या होता है? ये एक लंबे टाइम में प्रोसेस तो चलता रहता है एक लंबे टाइम से, लेकिन जो इसका जो असर दिखता है वो एक लंबे टाइम के बाद धीमे 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 इसका दिखता है। जैसे कि हमारे जो हमारी बियर्ड होती है, यानी दाढ़ी के बाल होते हैं, उनका थोड़ा धीमे धीमे बढ़ना, हमारे शरीर का थोड़ा थोड़ा जो कुछ पार्ट्स होते हैं, सारी बॉडी पार्ट्स ही हमारे थोड़े धीरे पहले छोटे होते हैं, हम फिर बड़े होते हैं धीमे धीमे, ये जो काम करता है हमारा, ये सारे हार्मोन करते हैं। क्या है? हार्मोन का कार्य होता है, काम होता है ये। फिर अगला आता है हमारा विटामिन। अब विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है, ठीक है। तो इससे हमारे क्या तीन चीज़ हो गई हमारे क्लियर, एंजाइम, विटामिन और हार्मोन। एंजाइम जो कुछ समय में ही काम कर जाए अपना, और कुछ समय के बाद ही सक्रिय होकर निष्क्रिय हो जाए, यानी कि पहले गुस्सा, प्यार, आंसू, दुख एक साथ कुछ भी थोड़े थोड़े टाइम के बाद चेंज होता रहता है हार्मोन की वजह से, सॉरी एंजाइम की वजह से। हार्मोन की वजह से एक लंबे टाइम के बाद ये प्रोसेस करता है अपना अपना, ठीक है। जैसे हमारे शरीर का ग्रो करना, हमारे जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी बियर्ड का धीमे धीमे आना, ठीक है, तो ये सब। अब आते हैं फिर विटामिन। विटामिन जो हम हरी सब्जियों वगैरह से लेते हैं, तो ये हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक मतलब हमें बीमारियों से बचाता है, हमारी जो WBC है उनको उनके बढ़ाने में सहायक होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन वन सेकेंड, हाँ, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ पर होता है? बताइए। देखिए ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन में चेंज तो यकृत के अंदर हो जाता है, चलो, लेकिन इसका संग्रह कहाँ पे होता है? ये मतलब कहाँ पे रखा जाता है इसको, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, ठीक है।
तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, सी। अब इसके थोड़े बारे में समझ लेते हैं हम। ग्लूकोज का ग्लाइकोज में परिवर्तन यकृत एवं पेशियों में संग्रहित रहता है। ठीक है। अब देखिए ग्लूकोज क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। आप जो भी खाना खाते हो, ठीक है, खाना खाने के बाद जो भी प्रोसेस होकर छोटी आंत में पहुँच जाता है। छोटी आंत में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम शायद नहीं कराया, पर मैं आपको करा दूंगा अगली वीडियो को, एक वीडियो बना के उसमें आप धीमे धीमे मैं सारी बॉडी के पार्ट्स भी क्लियर करा दूंगा। ठीक है। तो यहाँ से होता है अपनी, तो ग्लूकोज का चीज ग्लाइकोजन में होता है जो कि यकृत एवं पेशियों में संग्रहित रहता है। सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी हमारी, यकृत होती है। ठीक है। अब देखिए आपने एक महसूस भी किया होगा, कई बार सुना भी होगा कि जब हमको भूख लगती है, ठीक है, बोलते हैं फिर कुछ टाइम थोड़े टाइम बाद हमें कुछ खाने को तब बहुत टाइम बाद मिले हमें, ठीक है, तो फिर क्या होता है हम कहते हैं हमारी भूख मर गई, बोलते थे भूख मर गई, भूख खत्म हो गई। वो पता क्यों होता है, क्योंकि ये जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ना ग्लूकोज ग्लाइकोज में चेंज होकर यकृत के अंदर रखा रहता है। ठीक है। जब हमें भूख ज़्यादा लगती है, ज़्यादा थोड़ा टाइम हो जाता है, हमको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, तो वो ग्लाइकोजन जो होता है वहाँ से निकल कर हमारी सेल्स को जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहाँ पे सेल्स में हमारे में पहुँचा देता है। इसलिए हमारी भूख खत्म हो जाती है, यानी कि हमें भूख बाद में थोड़े लंबे टाइम के बाद नहीं लगती। ठीक है। अब आता है अगला, यकृत सबसे बड़ा एक्सोक्रिक ग्लैंड यानी बहिस्रावी ग्रंथि है। अब देखिए बहिस्रावी क्या होता है, दो शब्द होते हैं, एक होता है बहिस्रावी, ठीक है, और एक होता है अंतःस्रावी। क्या होता है, अंतःस्रावी। अब देखिए बहिस्रावी अंतःस्रावी में क्या होता है, अब बहि से आपको पता चल रहा होगा बाहर, अंतः से चल रहा होगा आपको अंदर। ठीक है। अब श्रावी का मतलब श्राव करने वाला यानी कि बहाने वाला। ठीक है। श्राव का मतलब बहाना, जो श्राव करता है यानी बहाते हैं। अब देखिए ये दो तरह के होते हैं, मैं आपको मतलब बहिस्रावी अंतःस्रावी। अब बहिस्रावी में अपने एंजाइम्स वगैरह जो कि जैसे कि यकृत के अंदर से निकलेगा, तो ये यकृत भी एक बहिस्रावी ग्रंथि है। कुछ ग्रंथियाँ होती हैं बहिस्रावी, कुछ होती हैं अंतःस्रावी। ठीक है। तो बहिस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम्स निकलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलते हैं। इस बात को याद रखना, बहिस्रावी से क्या निकलेगा, बहिस्रावी से हमारे एंजाइम्स निकलेंगे और अंतःस्रावी से हमारे हार्मोन्स निकलेंगे। आपने देखा होगा आपके मुंह में जब कभी लार वगैरह चलती रहती है तो ये भी हमारे बहिस्रावी ग्रंथि की वजह से होती है। ठीक है। और हार्मोन्स हमारे अंदर ही अंदर काम करते रहते हैं, अंदर ही अंदर स्राव होते रहते हैं। एक लंबे टाइम के बाद ये वर्क करते हैं अपना, ये वक्त तो ये लंबे टाइम से करते रहते हैं, असर इसका एक लंबे टाइम बाद दिखता है। ठीक है। तो वो अंतःस्रावी हार्मोन से जो होते हैं वो अंतःस्रावी की ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा, थोड़ा देखते हैं लीवर। लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है। लीवर में हमें कहते हैं पीलिया रोग है। पीलिया रोग कब होता है, हमें पीलिया रोग होता है हमें जब हमें यकृत में हमारे लीवर या यकृत में गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है। तो लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है। देखिए लीवर के अंदर पित्त रस का निर्माण कैसे होता है, मैं आपको बता दूँ। ये मान लो हमारा अगर लीवर है, ठीक है, इसके अंदर एक थैलासा रहेगा, पित्ताशय बोलेंगे इसे, और इसके अंदर एक हरा हरा जो तरल पदार्थ होता है वो होता है हमारा पित्त रस। ठीक है। ये हो गया हम तो 1 सेकेंड, तो ये तो हमारा हो गया यकृत, इसके अंदर छोटा सा थैला हो गया हमारा पित्ताशय, और ये अंदर जो ब्लड मिलेगा, जो मतलब ब्लड बोल रहा हूँ, इसके अंदर जो रस मिलेगा, जो तरल पदार्थ होता है उसे हम बोलते हैं पित्त रस है। ठीक है। पित्त रस। अब यकृत के बारे में देखें थोड़ा, यह विषैले पदार्थों को विषहीन कर देता है। अब विषैले पदार्थ को विषहीन यानी कि आप कुछ भी खा लेते हो जो जिसमें जो खाने लायक नहीं होता, आप अंदर ले जाते हो, अपने स्टमक के अंदर पहुंच जाता है, पेट के अंदर पहुंच जाता है, अपने अमाशय के अंदर। ठीक है। अब उसमें पहुंचने के बाद जो मतलब उसमें विषैले पदार्थ होते हैं, ये जो यकृत के अंदर से जो रस निकलता है यानी कि पित्त रस निकलता है, जो उसमें विषैले पदार्थों को नष्ट कर देता है। अब जैसे आप कोई भी अगर सांप का जहर अगर आप धीमे धीमे एक साथ तो पियोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अगर धीमे धीमे आप पीने का नंबर लगाते पीते हो तो ये उससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने देगा। क्या आपने जब भी ये देखा होगा, सांप के काटने से इंसान की मृत्यु 99% ही आती है। ठीक है। तो 1% अगर डॉक्टर के पास टाइम से पहुंच जाता है, मेडिसिन वगैरह सब चीज़ इलाज होता है तो बच जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा विष पीते हो, आपका सांप का जहर पीते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपके मुंह से लेकर अगर स्टमक तक कहीं भी अगर थोड़ा सा भी कट रहा होगा, थोड़ी सी भी अगर
कहते हैं प्रॉब्लम हो रही होगी आपके अंगों को थोड़ा सा भी, तो वहाँ पे अगर जो विषय है वहाँ पे अगर टच कर गया तो आपको वहीं पे आपकी मृत्यु हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? ये जो अपना पॉइजन होता है, जहर वगैरह जहर होता है, ये ब्लड के साथ मिलेगा, ब्लड को क्लॉटिंग कर देता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है ब्लड को एक पत्थर के जैसे, मतलब हालांकि पूरा पत्थर नहीं बना पाता, लेकिन हाँ उसको जमा देता है। उसको जमने के कारण क्या होता है, जो ब्लड होता है वो, ये खून होता है वो बहना बंद हो जाता है और धीमे धीमे करके वो हमारे हार्ट तक पहुंच जाता है। हार्ट पे जाकर भी वो यही काम करता है। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि अगर किसी को सांप काट लेता है तो ऊपर से और नीचे तक बांध देते हैं, लेकिन उसकी वजह से एक रीज़न बन जाता है, उसके बांधने की वजह से उस जो अपना जहर होता है, पॉइजन होता है, वहीं में ही रह जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उस अंग में जो होता है वो बेकार हो जाता है, वो पार्ट हमें बॉडी का पार्ट काटना पड़ जाता है। ठीक है, क्या ना, वो बॉडी पार्ट हमें काटना पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग हो चुकी है, यानी ब्लड का जो एक पत्थर के जैसा है वो बन चुका है। ठीक है, तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, और ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है। ओल्ड आरबीसी, न्यू आरबीसी क्या होता है, मतलब कहते नहीं, हमारे जो मृत कोशिका होती है एक तरह से वो ही होता है ये ओल्ड आरबीसी और न्यू आरबीसी। ओल्ड आरबीसी में जो बेकार हो जाती हैं, जो काम की नहीं रहती, उनको ये नष्ट कर देता है और बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब आता है प्लीहा या तिल्ली। तो प्लीहा तिल्ली को ब्लड बैंक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक, लेकिन इसको आरबीसी का कब्रगाह या फिर कब्रिस्तान भी बोलते हैं। ठीक है, कब्रगाह इससे बोलते हैं क्योंकि इसमें आरबीसी का नष्ट हो जाती है यहीं पे। ठीक है, और यही ब्लड बैंक कह रहा था, प्लीहा या तिल्ली, यहीं से इस ब्लड का निर्माण भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। वो कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? वो कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन, सोडियम। क्या होगा आपका? अपना अपना लगाइए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसका होगा फ्लोरीन। देखिए दंत इनेमल को फ्लोरीन कठिन बनाता है, कठोर, सॉरी, क्या, दंत इनेमल को कौन कठोर बनाता है? फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन फॉस्फोरस दोनों इनेमल को मजबूत बनाते हैं। फ्लोरीन की कमी से मानव रोग में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग होगा हमारा? फ्लोरोसिस। ठीक है, अब आता है कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में जान ले थोड़ा। कैल्शियम दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट है, 85% कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य के दांत हड्डी एवं कैल्शियम की मात्रा, सॉरी, मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, जो उसको आपने देखा वाइट वाइट जो होता है वो इसी की वजह से होता है, कैल्शियम की वजह से। ठीक है, किसी वजह से, और जो हमारा मजबूती देती है वो कौन देता है? फ्लोरीन देता है हमें। ठीक है, फ्लोरीन मजबूती देगा, तो वाइट होता है, यानी निर्माण करता है वो कैल्शियम करती है हमारी हड्डी और दांतों का। ठीक है, मनुष्य के दांत हड्डी एवं कैल्शियम के होते हैं। आयोडीन, आयोडीन लैमिनेरिया। अभी हमारा चल रहा है कैल्शियम। तो कैल्शियम में क्या होता है? दांत में कैल्शियम फॉस्फेट 85%, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक हो जाता है हमारा आयोडीन है। सॉरी, वो थोड़ा ना स्पेस हमारा बढ़ गया था थोड़ा, तो वीडियो दोबारा स्टार्ट करना पड़ रहा है मुझे यहाँ से। ओके, तो आप मैनेज कर लेना, वैसे तो कोई ज़्यादा पीछे नहीं लगेगा। फिर आता है मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अगला आता है हमारा आयोडीन। आयोडीन की कमी से लैमिनेरिया, कौन सा, जो, सॉरी कमी से बोला, आयोडीन जो प्राप्त होता है हमें वो लैमिनेरिया से प्राप्त होता है, वो एक शैवाल होता है। ठीक है, तो इसकी कमी से हमारा कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है हमारा। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है हमारे? घेंगा, और जो प्राप्त होता है कौन से शैवाल से होता है? लैमिनेरिया शैवाल से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है, अगला आता है हमारा सोडियम। ये सोडियम पेशियों में संकुचन में सहायक होता है। ठीक है, क्या सोडियम का काम क्या होता है? पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। अब आता है तंत्रिका तंतु, सॉरी, तंत्रिका तंतु एवं तंत्रिका आवेग का संचयन। ठीक है, और यह रक्तदाब को नियंत्रित करता है। सोडियम का कार्य क्या होता है? रक्तदाब को नियंत्रित करना, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचयन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पित्त का मुख्य कार्य बताना हमको। वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जित पदार्थों का निवारण, और प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, या फिर पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो क्या होगा इसका? आप अपना अपना लगाइए। तो इसका हुआ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हुआ? पित्त पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। ठीक है, पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है? पित्त जो होता है भोजन को
क्षारीय भी बनाता है। और पित्त रस में जो जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टैकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आगे देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत द्वारा बनाया पित्त रस पित्ताशय में से किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जो हमारा यकृत के द्वारा पित्त रस बनता है उसको पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो लगाइए अपना अपना। इसका ऑप्शन नंबर मैं आपको पहले आप अपना अपना लगाइए। ऑप्शन बोल देता हूँ, हेपेटो, जो गॉल डक्ट, आप देख लीजिए अपना अपना ऑप्शन जो भी पढ़िए, लगाइए अपना अपना। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि बाइल पहले हेपेटिक डक्ट फिर सिस्टिक डक्ट से होकर गॉल ब्लैडर तक पाया जाता है, तक जाता है। ठीक है, और अगला आता है हमारा, पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है, यह वसा के पाचन में सहायक होता है, और लेवर द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपना, निम्नलिखित में किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? किसके लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? लाइए अपना अपना। इंसुलिन, एस्ट्राडियोल, ग्लाइकोजन या उपर्युक्त सभी? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी। कैसे? एस्ट्राडॉयल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता जो पड़ती है किसके लिए पड़ती है? एस्ट्राडियोल। ठीक है, तो देखिए एक आता है इंसुलिन। इंसुलिन का निष्कर्षण जो अग्नाशय के लैंगर-हैंस द्वारका से होता है, इसकी कमी से मधुमेह या डायबिटीज़ बोलते हैं जैसे, वही होता है किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। ठीक है, अब आता है ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। अभी ऊपर हमने बात की थी ग्लूकोज और ग्लाइकोजन पर, तो ये जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में संचित रहता है। और इसके बाद आता है हमारा, इसका संबंध मादा प्रजनन तंत्र से होता है। किससे होता है? मादा प्रजनन तंत्र से, इंसुलिन का। ठीक है, अगला आता है हमारा, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो ये आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? बताइए अपना अपना। छोटी आंत में, कोलन में, स्टमक उदर में या फिर सीगम में? इसका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, वो कैसे? देखिए अब देखते हैं पूरा डिटेल से इसमें। छोटी आंत में अमीनो अम्ल का डिग्रेडेशन होता है। छोटी आंत में स्रावित एंजाइम एरेप्सिन प्रोटीन को पेप्टॉन्स में एवं पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है, चेंज करता है। कैसे? देखिए अब दोबारा से आपको बता देता हूँ। जो छोटी आंत में अमीनो अम्ल का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है। इसमें छोटी आंत से स्रावित एंजाइम एरेप्सिन प्रोटीन को पेप्टॉन्स में, कौन सी? एरेप्सिन प्रोटीन को पेप्टॉन्स में और पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में चेंज करता रहता है। ठीक है, अब आता है हमारा अमाशय। अमाशय में थोड़ा देख लेते हैं। अमाशय यानी कि स्टमक से गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस निकलता है, जो कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि प्रोपेप्सिन, म्यूसिन और रेनिन का श्रावण करता है। ठीक है, श्रावण मतलब यहाँ से इनका ये हमारे स्टमक यानी कि अमाशय से निकलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 10, रेनिन का श्रावण करने वाला अंग है। रेनिन का अंग श्रावण करने वाला कौन सा अंग है? अभी हमने ऊपर अभी पढ़ा था। आइए अपना अपना, यकृत, अमाशय, वृक्क या उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी, अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर। तो देखिए रेनिन का सिक्रेशन यानी स्टमक द्वारा होता है। किडनी यानी वृक्क, अब इसके बारे में देख लेते हैं, किडनी के बारे में थोड़ा। किडनी या वृक्क बोलते हैं। मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है। इसमें यूरिया बनता है। किडनी के जो फंक्शनल यूनिट इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। जो फंक्शनल यूनिट या फिर इकाई होती है किडनी की, वो नेफ्रॉन कहते हैं उसे। ठीक है, रेनिन दूध के पाचन में सहायक होता है। रेनिन किसके सहायक पाचन में सहायक होता है? दूध के पाचन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना अपना। आप अपनी स्कोरिंग चेक करते रहना। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ ना हो, वह कहलाता है, क्या कहलाता है वो?
मतलब दो जीव तो साथ में हैं, इसमें से एक को तो लाभ हो रहा है और दूसरे को कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? पहला पैरासिटिज्म और प्रीडेशन, सिम्बायोसिस, कॉमेंसिलिज्म। कौन सा होगा आपका? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी जब दो जीव साथ साथ रहते हैं तो एक को लाभ हो तथा दूसरे को लाभ ना हो तो इसे सहभाजिता कहते हैं, जो कि इंग्लिश में नाम दे रखे होते हैं। तो आप दोनों में से किसी में भी नाम आ सकता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो हिंदी में आपको क्या बोलना है? सहभोजिता, और इंग्लिश में बोला है कॉमेंसिलिज्म, ठीक है। दो जीव, अगला नेक्स्ट पॉइंट ये होगा अपना, दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिनमें एक जीव को लाभ हो तथा दूसरे जीव को हानि हो, तो वो उससे बोलते हैं हम परजीविता, यानी कि दोनों जीव साथ रहते हैं। कंडीशन क्या है? दोनों जीव साथ रहते हैं। पहली कंडीशन बनती है इसकी, एक को लाभ हो दूसरे को कोई लाभ, सॉरी ये वाला 1 सेकेंड, एक को लाभ हो दूसरे को कोई लाभ ना हो, यानी ना तो उसे हानि होती है ना उसे लाभ होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सहभोजिता। लेकिन दो जीव साथ रहते हैं, उनमें से एक को लाभ होता है दूसरे को हानि होती है, उसे बोलते हैं परजीविता, ठीक है। एक दूसरे जीव, अब आता है एक जीव दूसरे जीव की पूरी तरह से भक्षण करता है तथा इसे परभक्षण कहते हैं। यानी कि एक जीव जो दूसरे के जीव के साथ रहता है लेकिन वो दूसरे जीव का भक्षण करता है, यानी कि उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे बोलते हैं परभक्षण, ठीक है। और सहभोजिता और तुम्हारे परजीविता और परभक्षण में डिफरेंस मतलब कहने का, सहभोजिता बराबर खाना, बराबर में हो सकता है कि एक को ज़्यादा मिल जाए दूसरे को कम मिले, लेकिन दूसरे को हानि नहीं होगी, ठीक है। अब आता है परजीविता, यानी कि परजीविता का मतलब होता है ये वो जो है दूसरे पर बिल्कुल पूरी तरह से डिपेंड है, ठीक है। यानी कि एक को तो हानि होनी है, क्योंकि दूसरा तो कुछ कर रहा नहीं है, वो दूसरे पर डिपेंड है, और दूसरा कुछ करेगा तो उसको हानि होगी, क्योंकि वो अपना किया हुआ दूसरे को दे देगा, यानी दूसरा उसका किए हुए को काम जो भी अपना भोजन बना था उसको ले लेगा। अब एक जीव, नेक्स्ट कंडीशन बनती है, एक जीव दूसरे जीव की तरफ पूरी तरह से भक्षण कर लेता, भक्षण यानी परभक्षण, यानी दूसरे का ही, अपने साथ वाले का, अपने जो ग्रुप वाला है उसका ही वो भक्षण कर लेता है, यानी उसको ही, उससे ही अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे बोलते हैं हम परभक्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, उपापचय दर सर्वाधिक होती है, उपापचय दर जो होती है वो किस में सर्वाधिक होती है? चूहे में, मनुष्य में, हाथी में, बंदर में, किस में होती है? तो इस गैस थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम है, बैकग्राउंड वॉइस का, तो आप थोड़ा मैनेज करना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, जैसे कि उपापचय दर जो सबसे अधिक होती है चूहों में होती है, किस में होती है? उपापचय दर सबसे अधिक चूहों में होती है, ठीक है। और पेड़ पौधों एवं जंतुओं में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिससे उनकी वृद्धि में उपापचय कहते हैं। तो उपापचय क्या होता है? पेड़ पौधों जंतुओं में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करना उपापचय कहलाता है। सीधी सी बात, आपने खाना खाया, वो पचा, उससे हमें एनर्जी प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुई? एनर्जी प्राप्त हुई, तो जिससे हमको उनकी वृद्धि होती है, जिससे हमारी वृद्धि होगी, ऊर्जा परिवर्तित कर दिया उससे हमारी क्या होगी? वृद्धि होगी, कुछ ना कुछ फायदा होगा, उसे बोलेंगे उपापचय। पूरी तरह पचा लिया उसने, खा लिया, पचा लिया और उससे हमें एनर्जी प्राप्त बना ली उसने, तो उसे बोलते हैं हम उपापचय, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि, अब क्यों आवश्यक है एंजाइम? ऑप्शन हैं, शरीर का रचनात्मक भाग है, ऊर्जा प्रदान करते हैं, जीव रासायनिक क्रियाओं में के उत्प्रेरक हैं, या फिर तंत्र का क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। वो कैसे? तो शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं से उत्प्रेरक का काम करते हैं। मैंने क्या होगा, उत्प्रेरक क्या होते हैं? यानी कि हमसे हमारे जो इमोशन थे, थोड़ी देर में गुस्सा, थोड़ी देर में हंसी, अभी बताया था मैंने आपको, वही क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। हमारे थोड़े टाइम में हम कुछ भी रिएक्शन वगैरह कुछ भी करने लग जाए उसे उत्प्रेरक बोलेंगे। तो किस के लिए एंजाइम काम आते हैं? हमारे उत्प्रेरक के लिए, ठीक है। अब आता है जीवों में रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है कोष का होती है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवों में क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। अब आता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। एक बात याद है, कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो सब सर्वाधिक मात्रा में हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो रही है, 1 सेकेंड है।
तंत्रिका क्रियाओं पर नियंत्रण मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु करता है। देखो तंत्रिका क्रियाओं को उसमें बात आई थी। तंत्रिका क्रियाओं कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे माइंड से स्टार्ट होती है, तो हमारे नर्वस सिस्टम बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। तो हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है ये तंत्रिका क्रियाएँ, जो तंत्रिका कोशिकाएँ जो होती हैं, तो इससे हमारे इसका जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु। मस्तिष्क हमारा आप जानते हो ऊपर का, मेरुरज्जु जो हमारी गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम मेरुरज्जु बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? मतलब एंजाइम का टेम्परेचर पूछा, किस टेम्परेचर पर एंजाइम जो होते हैं वो अधिक सक्रिय होते हैं? तो 30, 40, 20, 62 किस पर? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 35 प्लस माइनस यानी 30 से 40 के बीच एंजाइम सक्रिय होते हैं। और वो आपसे पूछा है एंजाइम, अगर इसने तुझे दिया चलो 30 से 40 अधिकतम किस पर होते हैं? इसमें कि देखिए इसमें अधिकतम 40 पर, मिनिमम 30 पर। अगर वो इस तरह से नहीं देता तो वो पूछेगा जो एंजाइम का वो सक्रिय तापमान होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे भी सकता है वो 35 प्लस माइनस, ठीक है। 35 प्लस माइनस, 35 में प्लस जोड़ दो, 35 प्लस घटा दो, जोड़ दोगे तो अधिकतम, घटा दोगे तो मिनिमम, ठीक है। अब आता पित्त का निर्माण होता है। अभी मैंने बताया था पित्त कहाँ पाया जाता है? पित्ताशय में। पित्तरस जो होता है पित्ताशय में पाया जाता है। पित्ताशय कहाँ पाया जाता है? वही वाली बात है, उसने ये भी पूछा आपसे पित्त का निर्माण कहाँ होता है। तो लगाइए अपना अपना ऑप्शन, क्या होगा आपका? या रक्त में, यकृत में, गॉल ब्लैडर में, या फिर कोलेस्ट्रॉल डाइनिन में? क्या होगा इसका? तो देखिए इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो कैसे? 1 सेकेंड, मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था कि जो पित्त रस का निर्माण होता है वो पित्त में होता है, और पित्त जो होता है पित्ताशय, और पित्ताशय जो होता है वो यकृत के अंदर होता है। यकृत बताया था, एक थैला होता है यकृत, मान लो इसको हम, इसके अंदर एक छोटा सा और थैला रहता है। 1 सेकेंड, ये हमारा एक थैला हो गया, इसके अंदर एक छोटा थैला हो गया, इसके अंदर जो ग्रीन तरल पदार्थ पाया जाता है उसे पित्तरस बोलते हैं। पित्तरस, ये जो छोटा सा थैला इसे पित्ताशय, ये जो बड़ा थैला है उसे यकृत बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से समझ में आया? तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है। जो पित्त का यकृत में निर्माण होता है वो गॉल ब्लैडर में जमा होता है। पित्त में जो पित्त का निर्माण यकृत में होता है, ठीक है। और ये जो जमा होता है वो किसमें होता है? गॉल ब्लैडर में, ठीक है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसमें सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं एक भी क्वेश्चन छोड़ दो या फिर एक भी पॉइंट छोड़ दो, क्वेश्चन को नंबरिंग कर लो, नहीं। इसमें जो क्वेश्चन है उनके जो पॉइंट्स भी दे रखे वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनुष्य में औसत रक्त जो मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर मनुष्य के अंदर, ठीक है, औसत रक्त मात्रा। अब आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। खरगोश में दांत होते हैं, होमोडोंट, एक्रोडोंट, थिगोडोंट, या फिर नन ऑफ दी, यानी नवप्रयुक्त में से कोई नहीं। अपना अपना लगाइए क्या होगा इसका। तो मैं आपको बता दूं इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे? खरगोश के दांत जो होते हैं वो थिगोडोंट प्रकार के होते हैं। एक ही प्रकार के दांतों को होमोडोंट बोलते हैं। मैं जैसे मेंढक और छिपकली की बात हुई थी वो किसके थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहते हैं? वो आंसर आपका हुआ, ठीक है। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहते हैं? स्पोरोफाइटा, पैरासाइट, सैप्रोफाइट, एपीफाइट? क्या होगा? अपना अपना लगाइए। तो देखिए इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, सैप्रोफाइट। जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे सैप्रोफाइट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहता है? सैप्रोफाइट। अब आता है अधिक पादप, ऐसा पौधा जो पोषी पौधा पर रहता है तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पौधा है, जैसे ऑर्किड, ठीक है। अधिपादप आपको दोबारा समझे तो अधिपादप जो होता है ऐसा पौधा होता है जो पोषी पौधा पर रहता है, यानी पोषी पौधों पर रहता है तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा कहलाता है, ठीक है। किसका होता है ये? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का अधिपादप, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पढ़ दें। सबसे छोटा बीज ऑर्किड का होता है। सबसे छोटा बीज किसका होगा? ऑर्किड का होगा, ठीक है। देखिए और बीज की पूछा जाए
तो सबसे छोटा बीज ऑर्किड का होता है। और सबसे बड़ा अंडा पूछा जाए, सबसे बड़ा अंडा जो होता है ऑस्ट्रेलिया शतुरमुर्ग का होता है, आप तो जानते हो इसको तो, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका जी इस बायोलॉजी में ये सारे क्वेश्चन है। और एक और कि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो किसकी होती है, तो वो होती है शतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग के अंडे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा बीज लोडोकिया का होता है, ठीक है। इसका होता है सबसे बड़ा बीज लोडोकिया का, ठीक है। थोड़े नाम में आपको क्या, मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाता है नाम कई सारे लोकोडिया लोडिकियो, तो प्रॉब्लम तो हो ही जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद कौन से? आंसर तो आपका सामने आ जाता, आप तो लगाइए। खैर दिख जाता कोई बात नहीं, अगर आपको आंसर दिख जाता उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आप देखिए आपको ये आंसर आता था कि नहीं, ये मैटर ये नहीं करता कि आपने आंसर देख लिया, आपने आंसर उसका लगा दिया। मैटर ये करता है कि आपको क्या हुआ, उसका आंसर पता था, ये मैटर करता है। पता था राइट क्लिक कीजिए, नहीं पता था क्रॉस कीजिए, ईमानदारी पूरी रखिए, कुछ नहीं होगा। यहाँ आप होंगे, मैं आऊँगा, कुछ नहीं होगा। क्या हो, आप नहीं भी बताओगे, स्कोरिंग नहीं बताओगे, तब भी आप जानते हो आप कितना नॉलेज आप रखते हो खुद। इसलिए अपना जो भी है एक्यूरेट लगाना, कोई बढ़ती जल्द कम बढ़ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आता हो वही लगाना, ठीक। और इम्प्रूवमेंट अपने अंदर करते रहो। तो नेक्स्ट आता है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं, कौन कौन से हैं आप पढ़ लीजिए और लगाइए। तो नेक्स्ट हम लगाते हैं, इसका आंसर होगा ए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स। शैवाल में भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। शैवाल में भोजन जो संचित रहता है वो किसके रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में रहता है। आता है हमारा अगला पॉइंट, डाइसैकेराइड्स भी मोनोसैकेराइड की तरह जल में घुलनशील शर्करा है, ठीक है। इसका निर्माण वन सेकेंड, आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। इसका निर्माण दो मोनोसैकेराइड के अणुओं से होता है। इससे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है। क्या क्या? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। नेक्स्ट देखते हैं अपना, शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ पे होता है? पीछे भी बात हुई थी, यूरिया निर्माण करता है, कहाँ पे होता है इसका? आइए, यह वृक्क में मूत्राशय में, यकृत में, रक्त में। तो इसका ऑप्शन होगा बी, नहीं यकृत में। शरीर में यूरिया का निर्माण संश्लेषण जो होता है यकृत में होता है, ठीक है। वृक्क के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। वृक्क के अध्ययन को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। यकृत का औसत वजन जो होता है 1500 ग्राम से 1.5 kg होता है, यानी 1500 ग्राम या फिर 1.5 kg होता है किसका? यकृत का औसत वजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? रवों के जो रूप में जब सबसे पहले जो तैयार किया था वो किस एंजाइम को तैयार किया गया था? अरे अपना जाइमेज, यूरिएस, लाइपेज या प्रोटीएस। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि यूरिएस। रवों के रूप में सबसे पहले यूरियस एंजाइम को तैयार किया गया था, ठीक है। रवों के रूप में किसको तैयार किया था? किस एंजाइम को? यूरियस को। लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड एवं ग्लाइसरॉल में परिवर्तित करता है। लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड या फिर ग्लाइसरॉल में परिवर्तित करता है, ठीक है। अब ये हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और हाँ, इसको शेयर तो करना ना भूलें, सपोर्ट करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आप इतना सपोर्ट कीजिए हमें। आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। अगर नेक्स्ट आपको और लगता है किसी पर्टिकुलर वीडियो टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर बना देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, इम्प्रूवमेंट करते रहिए अपने आप को, अपने अंदर कई सारे टैलेंट डालने की कोशिश करो, बहुत सी चीज़ सीखने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ डेली सीखते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, कीप इट लर्निंग।